जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक नया रूप सामने है और ये रूप पुराने रूप से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ये पुराना रूप कौन सा है, नया रूप कौन सा है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और वो लोग जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे, उनकी वापसी के लिए आज एक नया रास्ता खुला है। क्या वो लोग वापस आ जाएंगे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और गवर्नमेंट को बजट से रिलेटेड एक मुखालिफ अंदर से मिल गया। उसका ये कहना है ये गवर्नमेंट बड़ी जालिम है, इसने सब पे टैक्स लगा दिए, लेकिन जो MPAs और MNAs हैं उनको 1-1 अरब रुपया दिया जा रहा है। 500 अरब रुपया। ये 500 अरब रुपया कहाँ जाएगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आते रहें। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो कभी पार्टी के अंदर होते थे, बल्कि पार्टी के माउथ आर्गन होते थे, बल्कि ये भी अगर कहा जाए कि पार्टी के मेन तर्जुमान होते थे और पार्टी जो सोचती थी, जो कहना चाहती थी, ये लोग वो कहते होते थे। फिर जब पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो ये पार्टी को छोड़ के गायब हो गए और कहाँ चले गए वो सबको पता है। कुछ लोग दूसरी पार्टीज़ में चले गए, कुछ लोगों ने सियासत से ताइब होने का ऐलान कर दिया, कुछ लोग इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए। तो अब क्योंकि पार्टी दोबारा तवाना हो गई है, उसने 8 फरवरी के इलेक्शंस में कमाल कर दिया है और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि इमरान खान साहब अनकरीब रिहा होकर बाहर आने वाले हैं और ये ऐन मुमकिन है कि वफाक के अंदर वो गवर्नमेंट भी बना लें और उसके बाद फिर वफाक में गवर्नमेंट, फिर खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी गवर्नमेंट हो सकता है, पंजाब के अंदर भी उनकी गवर्नमेंट हो जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल रोशन देखते हुए ये सब लोग वापस आना चाहते हैं। इन वापस आने वाले लोगों में फवाद चौधरी साहब लीड पे हैं क्योंकि उनकी इमरान खान साहब के साथ भी बड़े अच्छे तल्लुकात थे, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी और फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वो बहुत ज़्यादा थ्रू थे। थोड़ा सा मुश्किल वक्त उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन वो मुश्किल वक्त उतना ज़्यादा नहीं था जितना अली मोहम्मद खान साहब ने, शानदाना गुलजार साहिबा ने, या फिर शहरयार अफरीदी साहब ने, या फिर जो दूसरे लोग हैं उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जेल भी बर्दाश्त की और बकौल उनके कि उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ था। अब वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनसे जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसको नुकसान पहुंच रहा है, उनके ऊपर डेंट पड़ रहे हैं और वो थोड़े से डैमेज भी हो रहे हैं, जिसमें रऊफ़ हसन साहब शामिल हैं, जिसके अंदर गौर खान साहब शामिल है, जिसके अंदर उमर अयूब साहब शामिल है। और फवाद चौधरी साहब रोज़ाना की बुनियाद पर ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग जब तक हैं उस वक्त तक इमरान खान साहब के लिए जेल के दरवाजे नहीं खुल सकते और ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके तल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, ना ही वो इक़्तिदार में वापस आ सकते हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि फवाद चौधरी साहब हैं, फिर अली जैदी साहब हैं, फिर इमरान इस्माइल साहब हैं, फिर शहजाद अकबर साहब हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, फिर हमाद अज़हर साहब हैं जो ज़ेरे ज़मीन भी हैं और पार्टी के साथ थोड़े से राब्ते में भी हैं। ये सब लोग जो हैं पार्टी के अंदर वापस आना चाहते हैं और पुरानी पोजीशन जो है उसे वापस हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जो इस वक्त लोग मौजूद है पार्टी के अंदर वो ये नहीं चाहते कि ये लोग वापस आएँ, क्योंकि जब ये लोग वापस आएंगे तो फिर ये जो तर्जुमान बने हुए हैं इस वक्त ये सारे गायब हो जाएंगे। तो ये उसे रजिस्ट कर रहे हैं। अब आज 2 खबरें निकली। एक खबर तो ये निकली कि इमरान खान साहब ने एक कमेटी बना दी है जो शाह महमूद कुरैशी साहब जिसको लीड करेंगे और फिर उसके अंदर शिबली फराज साहब भी शामिल हैं, फिर उसके अंदर असद कैसर साहब भी शामिल हैं, फिर इसके अलावा कुछ 1 लोग और भी शामिल हैं। और इस कमेटी का काम ये होगा कि ये स्क्रूटनी करेगी कि वो कौन कौन से लोग हैं जो पार्टी छोड़ के गए और अब वो वापस आना चाहते हैं, तो उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए। साथ ही ये खबर भी निकली कि इमरान खान साहब ने कहा कि बुनियादी फैसला तो मैं नहीं करना है और ये फैसला मैं उसी वक्त कर सकता हूँ जब मैं जेल से बाहर होऊंगा, लेकिन कमेटी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए और कमेटी के पास लोगों को पेश भी होना चाहिए और उसके अंदर उन्हें ये भी अपनी कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए। लेकिन गौर खान साहब ने इस कमेटी को और इस ऑप्शन को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई, कोई कमेटी नहीं बन रही, किसी का इंटरव्यू नहीं किया जा रहा, किसी को नहीं बुलाया जा रहा, किसी की स्क्रूटनी नहीं हो रही और अब जो लोग चले गए हैं वो चले गए हैं और अगर वो पार्टी के अंदर वापस आना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही शख्स है जो फैसला कर सकता है और उस शख्स का नाम है इमरान खान। तो इमरान खान साहब अगर चाहेंगे, जेल के अंदर बैठ के भी चाहेंगे तो वो लोग वापस आ जाएंगे और अगर वो जेल से बाहर आके फैसला करेंगे तब ही वो लोग बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा कोई शख्स ना उनकी सिफारिश कर सकता है और ना ही उनके लिए कोई रास्ता खोल सकता है। तो पार्टी के अंदर जो डिवीज़न थी वो अब सामने आती चली जा रही है और अब ये तीसरी किस्म की डिवीज़न इस वक्त पार्टी में है। एक डिवीज़न वो है जिसमें 27 लोग हैं और उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के साथ है। वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये वकला कौन होते हैं जी जो पार्टी के ऊपर काबज़ होकर बैठ गए हुए हैं
और जो दूसरा ग्रुप है वो वकला का ग्रुप है, जिन्होंने मुश्किल वक्त में जब सारे भाग गए थे और सिर्फ इमरान खान साहब रह गए थे, तो इन लोगों ने पार्टी को भी संभाला और उसके साथ साथ फिर इमरान खान साहब के मुफ्त केस भी लड़े और फिर इमरान खान साहब के लिए गर्मी और सर्दी दोनों बर्दाश्त की। तो ये कह रहे हैं कि जो वो भगोड़े जो थे, जो गायब थे, आज वो वापस किस मुंह से आना चाह रहे हैं। और उसके बाद तीसरे वो लोग हैं जो पार्टी छोड़ के चले गए थे और अब वो दोबारा इस वैगन के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हाथ डाला हुआ है, पायदान के ऊपर पाँव रखा हुआ है और ऊपर हाथ डाला हुआ है कि शायद किसी न किसी जगह से उनकी कोई उंगली अड़ जाए और वो उसके बाद जंप लगा के अंदर आ जाएं। तो इस वक्त तीन किस्म के लोग हैं जो पार्टी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और इमरान खान साहब इस सारी सूरत को इंजॉय कर रहे हैं। वो सबको शायद दे रहे हैं। वो 27 लोग जो हैं उनको भी शायद दे रहे हैं। वकला को कह रहे हैं कि आप तो मेरे बाजू हैं, आपके बगैर मैं कैसे चल सकता हूँ। वो लोग जो बाहर बैठ के पार्टी के अंदर दाखिल होना चाहते हैं उनको भी कह रहे हैं भाई कोई मसला नहीं, मैं आपकी मजबूरी को समझता हूँ। तो इमरान खान साहब इस सारी सूरत को इंजॉय कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा सरदस्त कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तय है कि शायद फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पार्टी के अंदर वापस आ जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब की गुड बुक में आज भी वो हैं, क्योंकि जितना अर्सा वो जेल में रहे उनका इमरान खान साहब के साथ रब्ता रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल एक मुतालबा किया था। उनका मुतालबा ये था कि फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए और उन्होंने मजलिस शूरा जो उनके साथ दो रोज़ की मीटिंग्स के बाद ये फ़ैसला किया कि ये इलेक्शंस क्योंकि मुतनाज़ा हैं और इन इलेक्शंस के होते हुए या इन इलेक्शंस के नताइज के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता, लिहाजा नए इलेक्शन करवाने चाहिए। ANP के आज उनकी भी मीटिंग हुई और ANP ने भी ये दावा किया कि फौरी तौर पर नए इलेक्शन करवाए जाएँ। लेकिन साथ ही बैरिस्टर सैफ साहब बोले और वो मशीर हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनका ये कहना है कि इस सूरत हाल में या इस इलेक्शन कमीशन के साथ या इन इलेक्शन कमीशन की इजलाहात के साथ नए इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो भी मैनिपुलेटेड होंगे। रज़ा, अगर हम ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को चाहिए कि वो गवर्नमेंट को तब्दील करने या गवर्नमेंट के खात्मे के लिए तहरीक चलाएं, हमारे हाथ के अंदर हाथ डालें और जब ये गवर्नमेंट चली जाए और फिर उसके बाद नई इस्लाहात हों और फिर जाके नए इलेक्शंस करवाए जाएं, ये पूरा इलेक्शन कमीशन ख़त्म हो और नए इलेक्शन के ज़ाब्ते बने और फिर इलेक्शन हो, तो तभी बेहतर हो सकता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अब बैरिस्टर सैफ साहब या गंडापुर साहब ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि नए इलेक्शन होने चाहिए तो फिर हमारी गवर्नमेंट भी जाएगी। ये जो एक सूबा हमारे हाथ में है उससे भी हम फारग हो जाएंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब को उसका फ़ायदा है। लिहाजा बैरिस्टर साहब साहब अपनी और अपनी पार्टी की के मफादात की ठीक ठाक हिफाजत कर रहे हैं। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से कह रहे हैं कि जनाब अगर इलेक्शंस करवाने हैं तो पहले तहरीक तो चलाएं, पहले इस गवर्नमेंट के खिलाफ आप सड़कों पर तो आए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास है। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर सड़कों पर निकल आए तो गवर्नमेंट को भी तारे दिखा देंगे और साथ साथ रियासत को भी। तो वो ये जो तारे दिखाने की ताकत है मौलाना फजलुर रहमान साहब में, उसको मोटिवेट करना चाह रही है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लिहाजा फौरी तौर पर इलेक्शन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती, क्योंकि उसके अंदर उसका नुकसान है। और साथ ही मौलाना फजलुर रहमान साहब के वकील आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो मुल्क के बहुत बड़े वकील भी हैं और सेनेटर भी हैं JUI से, वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि लाइव हेयरिंग चल रही थी और वो हेयरिंग थी मखसूस सीटों की। और मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 78 सीटें मखसूस सीटें बनती थी जो उन्हें नहीं दी गई और वो सीटें मुख्तलिफ पार्टी जो कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त मौजूद हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी और उसके बेनिफिशियरी मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, JUI भी उसकी बेनिफिशरी है। तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जी इस मामले में हम इलेक्शन कमीशन की फुल सपोर्ट करते हैं और हमारा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दुरुस्त किया था कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकी थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने फरिश्ते जमा नहीं करवाई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत अख्तियार कर ले। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की मखसूस सीटें नहीं बनती थी और इलेक्शन कमीशन ने वो सीटें मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर तकसीम कर दी। तो ये फैसला दुरुस्त था, हम इसकी हमायत करते हैं। जिसके ऊपर फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि आप क्या वाकई ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया? तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहका लगाया, हंसे और उसने कहा जी इस मामले में हम यही समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया। और उसके बाद जस्टिस मनीब अख्तर साहब बोले और उन्होंने कहा कि हमने तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई और मुतालबा कर रहे थे कि यानी नए इलेक्शन करवाए जाए। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला जिसका जिक्र मैं इससे पहले कर चुका हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नए इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन बिल्कुल गलत है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह भी कहा था कि इमरान खान साहब की मौजूदगी में वो इलेक्शन होने चाहिए।
तो उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो और आपका जो दावा है ये दोनों मुख्तलिफ हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो उस पर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जनाब हम तो इस मामले में कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक कहा है। अब ये बड़ा दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है कि जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब का मफाद है वहाँ पर वो एक जवाज़ इख्तियार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन दुरुस्त है, और उसके बाद पब्लिकली वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा बुरा फैसला किया है, बड़ा बुरा इलेक्शन करवाया है और ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन है, ये मुल्क को तबाह करके रख देगा, मैंडेट जाली है। और उस जाली मैंडेट के ख़िलाफ़ मौलाना फजलुर रहमान साहब बाकायदा एक तहरीक चलाना चाहते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक साइड पे ये है कि वो तहरीक चलाना चाहते हैं, इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर रहे, मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे, और इमरान खान साहब के साथ वो बाजू में बाजू डालने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो उनके वकील हैं वो पार्टी के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के ये फैसले सारे ठीक हैं, जिसमें ज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बेनिफिशरी हैं। तो ये एक दूसरा रुख है मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो सामने आया है कि एक साइड पे वो तहरीक चला रहे हैं, दूसरी साइड पे वो कह रहे हैं कि जनाब हमें जो सीटें दी गई थी वो आपने दुरुस्त फैसला किया था। अब आप खुद फैसला कर लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के किस एंगल को सही समझना चाहिए। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं। सबसे पुराने लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, और पूरी ज़िंदगी उनकी बल्कि उनके वालिद साहब की भी इसी पार्टी के अंदर गुजर गई। और ये वो शख्स हैं, ये वो वाहिद शख्स हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के सामने बैठ के हर किस्म की बात भी कर लेते हैं और उन्हें कायदे मोहतरम नहीं कहना पड़ता, जबकि उसके अलावा इनके अलावा जितने भी लोग हैं वो बाकायदा गिट्टे जोड़ के, जिसको कहते हैं घुटने जोड़ के, गिट्टे जोड़ के, टखने जोड़ के, यानी कि वो बैठ जाते सीधे और मियां नवाज शरीफ साहब को कहते हैं कि कायदे मोहतरम हमारी दरख्वास्त ये है कि आप क़यादत करें और आपके बगैर ना मुल्क चल सकता है ना पार्टी चल सकती है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब जितना अर्सा पार्टी में रहे वो ठोक के मुंह पे मियां नवाज शरीफ साहब के हर किस्म की बात कर लेते थे और मियां नवाज शरीफ साहब उनकी बात बर्दाश्त भी कर लेते थे, और ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे। इन्होंने आज मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बजट को बदतरीन करार दे दिया। उन्होंने कहा जी इस बजट ने अवाम की चूल्हें हिला दी हैं और ये बजट जो है जो तनख्वाहदार तबका है उसको बिल्कुल स्क्वीज़ करके रख दिया है। अब वो तनख्वाहदार तबका जो वो टैक्स देने के काबिल नहीं रहा, ना वो टैक्स देंगे, टैक्स चोरी का नया रास्ता खोल दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जी इन्होंने इसके साथ साथ 500 अरब रुपये तरक्याती बजट रखा है जो MPs और MNAs में तकसीम किया जाएगा। तो एक साइड पे आपके पास पैसा नहीं है और उस पैसे के लिए आप बाकायदा इतने हैवी टैक्सेस लगा रहे हैं कि लोगों के लिए ऑक्सीजन लेना, सांस लेना भी मुमकिन नहीं है। दूसरी साइड पे आप 500 अरब रुपया MPs और MNAs को तरक्याती कामों के नाम पे दे रहे हैं, और ये वो सारे पैसे जो ज़ाया हो जाएंगे। तरक्याती प्रोजेक्ट ज़रूर होने चाहिए मुल्क के अंदर, लेकिन उस वक्त होने चाहिए जब आपके पास पैसा हो। अब आपके पास पैसा है नहीं और आप MPs और MNAs की जो स्कीमें हैं उसमें आप 500 अरब रुपये झोंक देंगे, तो क्या ये जुल्म या क्या ये ज़्यादती नहीं है? ये बात उनकी दुरुस्त है। मैं ये समझता हूँ कि वो ठीक कह रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, क्योंकि अगर पाकिस्तान के ख़जाने में पैसे नहीं है तो फिर ये 500 अरब रुपये क्यों दिए जाएंगे और ये MPs और MNAs खा जाएंगे। इसमें 50% पैसे तो ऑलमोस्ट उन सब की जेबों में चले जाएंगे, और इस चीज़ से सारे लोग वाकिफ़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म खुद भी इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट बचानी है तो गवर्नमेंट बचाने के लिए उन्होंने 500 अरब रुपया पाकिस्तान का मिट्टी में झोंकने का या तनूर में झोंकने का फ़ैसला कर लिया, जो इस मुल्क के साथ ज़्यादती है। तो मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि गवर्नमेंट को अपने अखराजात कम करने चाहिए थे। पाकिस्तान के अंदर याद रखें कि 90,000 सरकारी गाड़ियाँ हैं जिनका पेट्रोल और मेंटेनेंस तक फ्री है। 90,000 गाड़ियाँ, तो वफाकी गवर्नमेंट, और ये वफाकी गवर्नमेंट की 90,000 गाड़ियाँ, तो अब 90,000 वफाकी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ और उसका पेट्रोल और बाकी मेंटेनेंस का कास्ट आप देख लें। कम से कम यही अगर गवर्नमेंट सेक्रीफाइस कर दे तो उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना फ़र्क पड़ जाएगा। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जितनी इनके पास गाड़ियाँ, 90,000 गाड़ियाँ, ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो ब्यूरोक्रेट इस्तेमाल करें उनको दे दें, और दे के 2 शराइत उनसे मनवाएं। उन्हें कहें जी इसकी आज की वैल्यू ये है और ये वैल्यू जो है ना, ये पैसा आपने किस्तों में वापस करना है। उनसे किस्तें लेना शुरू कर दें, चले लमसम ना लें। और अगर कोई शख्स लमसम देना चाहे तो उसे 25% लेस कर दें। तो एक गाड़ी अगर 1 करोड़ रुपए की है तो 75 लाख रुपए में उसे गाड़ी पड़ेगी अगर वो लमसम पैसे अदा कर दे, और अगर वो नहीं अदा कर सकता तो आप किस्तों में उससे पैसे लें।
और उसके बाद उसे कहे कि इस गाड़ी के मेंटेनेंस, इसका पेट्रोल भी आपकी जिम्मेदारी, तो एक ही दिन में, एक ही स्ट्रोक में 90,000 गाड़ियों का बोझ जो है वो वफाकी हुकूमत के सर से निकल जाएगा, उतर जाएगा। तो आप ज़रा करके तो देखें। एक साइड पे सरकार ने अपने खर्चे बढ़ा लिए हैं और दूसरी साइड पे लोगों को बाकायदा स्क्वीज़ किया जा रहा है, उन्हें गन्ने की तरह बेला जा रहा है और उसका रस निकाला जा रहा है। ये लोग कितनी देर बर्दाश्त कर सकेंगे? लिहाजा शायद खाकान अब्बासी साहब की बात दुरुस्त है, उस बात को हमदर्दी से सुने। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम इससे ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे इजाज़त दें, अगले वीलाक में मुलाकात होगी।